दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अध्ययन के क्रम में इस वीडियो में प्रस्तुत है इम्पॉर्टेंट टॉपिक संघवाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं संघवाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आप देख सकते हैं कथन और कारण से संबंधित है ये प्रश्न। कथन है कि संघीय व्यवस्था में आवश्यक रूप से स्वतंत्र न्यायपालिका का विधान है, बिल्कुल सही। कारण है कि ये केंद्र तथा इकाइयों के बीच उत्पन्न विवादों का समाधान करती है, तो बिल्कुल सही है। दोस्तों, कथन और कारण दोनों सही हैं और एक ही सही व्याख्या आर करता है। कैसे? तो आप जानते हैं कि संघीय शासन व्यवस्था में संविधान में केंद्र और इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन यानी डिवीजन ऑफ पावर होता है, और शक्तियों के स्पष्ट विभाजन के बावजूद भी विवाद के अनेक कारण बने रहते हैं। इसलिए विवादों का निष्पक्ष निस्तारण हो सके और इस कारण से स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों ही सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न भी कथन और कारण से संबंधित है। आप देख सकते हैं कथन है संघात्मक ढांचे में केंद्रीय सरकार का शक्तिशाली होना स्वाभाविक है, बिल्कुल सही है। कारण है शक्तिशाली केंद्र के लिए 5 कारक उत्तरदायी हैं, जैसे युद्ध राजनीति, मंदी की राजनीति, तकनीक की राजनीति, आर्थिक अनुदान की राजनीति और दलीय राजनीति। तो सही उत्तर ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर करता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों, आप जान लीजिए ऐसे अनेक बाह्य और आंतरिक कारण होते हैं जो संघात्मक शासन प्रणाली में केंद्रीय सरकार को शक्तिशाली बनाते हैं। यदि केंद्र शक्ति विहीन होगा तो उक्त कारणों का समाधान नहीं कर पाएगा। भारत और अमेरिका सहित सभी संघात्मक प्रणालियों में युद्ध, अर्थव्यवस्था, तकनीकी आर्थिक सहायता और दलीय राजनीति के कारण केंद्रीय सरकारें जो हैं शक्तिशाली बनी हुई हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषताएं हैं, आपको बताना है। शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का पृथक्करण, स्वतंत्र न्यायपालिका और प्रधानमंत्री का नेतृत्व। तो भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषताओं में आप देखिए शक्तियों का बंटवारा और स्वतंत्र न्यायपालिका। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। 1 और 3 सही हैं। दोस्तों, भारतीय संघीय व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका जैसी विशेषताएं विद्यमान हैं। शक्तियों का पृथक्करण जो है ये अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है, जबकि प्रधानमंत्री का नेतृत्व संसदीय शासन प्रणाली में पाया जाता है। अगला प्रश्न है संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है, आपको बताना है। संघात्मक व्यवस्था के मुख्य लक्षण के बारे में पूछा गया है। प्रांतीय सरकारें सर्वोच्च होती हैं, सही नहीं। राजनीतिक दल सर्वोच्च होते हैं, सही नहीं। शक्तियों में एकत्रीकरण होता है, ये भी सही नहीं। संविधान की सर्वोच्चता। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। संघात्मक शासन प्रणाली में केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों के विभाजन का स्रोत संविधान है, इसलिए इस प्रकार की शासन प्रणाली में संविधान को सर्वोच्च माना जाता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संघवाद का अनिवार्य लक्षण नहीं है? यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। एकात्मक सरकार, शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता या न्यायालयों का प्राधिकार। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान का अनिवार्य लक्षण एकात्मक सरकार नहीं है। आप देख सकते हैं भारतीय संघवाद के अनिवार्य लक्षणों में एकात्मक सरकार शामिल नहीं है। भारत में दोहरी सरकार है, यानी केंद्र और राज्यों की सरकार। राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार, इन दोनों के मध्य शक्तियों का विभाजन है और दोनों ही सरकारें संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। अगला प्रश्न है, एक शब्द है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म शब्द फोडस से ग्रहण किया गया है, ये किस भाषा से लिया गया है आपको बताना है। स्पेनिश, लैटिन, फ्रेंच या अंग्रेजी। तो सही उत्तर लैटिन।
आप जान लीजिए, फेडरलिज्म शब्द लैटिन भाषा के फोडस से ग्रहण किया गया है और ये फोएडस से निकला है। इसका अर्थ संधि या समझौता है। उत्पत्ति की दृष्टि से देखा जाए तो इस शब्द का अर्थ समझौते द्वारा निर्मित राज्य को संघ राज्य कहा जा सकता है। संघात्मक शासन व्यवस्था आधुनिक युग की देन है। वैसे तो कुछ विद्वानों ने 13वीं-14वीं शताब्दी में संघात्मक शासन की झलक देखी, लेकिन यथार्थ में आधुनिक युग में इसका प्रारंभ 1787 में अमेरिका के संविधान की रचना के साथ हुआ था। अगला प्रश्न है, अमेरिका के संघ राज्य पद्धति की कौन सी विशेषता नहीं है? शक्ति का विभाजन, सर्वोच्च न्यायालय का अस्तित्व, न्यायिक संगठन के 3 समुच्चय या लिखित संविधान। तो ऑप्शन सी, न्यायिक संगठन के 3 समुच्चय, ये अमेरिकी संविधान या संघ राज्य की विशेषता नहीं है। दोस्तों, अमेरिकी संविधान में शक्ति विभाजन, सर्वोच्च न्यायालय का अस्तित्व और लिखित संविधान विशेषताएं हैं, लेकिन न्यायिक संगठन के 3 समुच्चय इसकी विशेषता नहीं है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। फिलाडेल्फिया सम्मेलन 1787 के माध्यम से अमेरिका के जिस संविधान का निर्माण हुआ उसकी विशेषताएं हैं लिखित संविधान, संघात्मक संविधान, अवरोध और संतुलन का संबंध सरकार के 3 अंगों में है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, अत्यधिक संक्षिप्त संविधान, अनम्य संविधान, प्रतिनिधि गणराज्य, न्यायिक सर्वोच्चता और शक्ति विभाजन का सिद्धांत शामिल था। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसके अलावा अमेरिकी संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था, संविधान की सर्वोच्चता, जनता की प्रभुत्व शक्ति संपन्नता, लूट प्रथा और दोहरी नागरिकता शामिल है। हालांकि भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है। अमेरिकी संघीय व्यवस्था में जो व्यक्ति है वो राज्य का नागरिक होने के साथ केंद्र का नागरिक होता है, यानी अमेरिका की संघीय व्यवस्था में दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। 8वां है प्रश्न संख्या 8 की निम्नलिखित में से कौन सी एक संघवाद की विशेषता नहीं है? दोहरी सरकार, दोहरी नागरिकता, संघ से अलग होने का अधिकार या शक्तियों का विभाजन। तो याद रखिएगा, संघ से अलग होने का अधिकार ये संघवाद की विशेषता नहीं है। दोस्तों, आप जान लीजिए, संघ से अलग होने का अधिकार किसी भी संघात्मक प्रणाली की विशेषता नहीं है। सोवियत रूस जैसे महापरिसंघ वाली व्यवस्थाओं में जो इकाइयाँ होती हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सोवियत रूस जैसे महापरिसंघ वाली व्यवस्था में इकाइयों को ये अधिकार था। दोहरी नागरिकता के संबंध में ये विवाद का विषय है कि इसे संघात्मक व्यवस्था की विशेषता माना जाए या नहीं। भारत और कनाडा में इकहरी नागरिकता है, फिर भी ये संघात्मक व्यवस्थाएं हैं। तो याद कर लीजिए कि दोहरी नागरिकता संघात्मक प्रणाली की विशेषता तो है, परंतु मूल विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, सहयोगी संघवाद का उदाहरण है अमेरिका, नाइजीरिया, स्विट्जरलैंड या कनाडा। तो सही उत्तर अमेरिका। सहयोगी संघवाद का उदाहरण अमेरिकी संघ है, क्योंकि यहाँ पर राज्यों ने आपस में मिलकर संघ की रचना की है। जब कई राज्य समान शक्तियाँ रखते हुए कोई समझौता करते हैं तो उसे संघवाद कहा जाता है, और संविधान निर्माण के समय अमेरिका इसका प्रमुख उदाहरण था। अमेरिकी संघ अनेक प्रभुत्व संपन्न राज्यों द्वारा स्वेच्छा से किए गए करार का परिणाम था, और वीयर के शब्दों में अमेरिकी संविधान द्वारा न केवल संघ राज्य वरन एक आदर्श संघ की स्थापना की गई। स्ट्रांग के द्वारा भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान को विश्व का एक सर्वाधिक पूर्ण संघात्मक संविधान कहा गया है। जब प्रांतीय राज्य अपने अधिकार और शक्तियों के लिए केंद्र पर आश्रित रहते हैं तो उसे सहयोगी संघवाद कहा जाता है। कनाडा में प्रांतों का जन्म केंद्र के जन्म से पहले नहीं हुआ था, बल्कि संघ के एक अधिनियम के द्वारा प्रांतों को राज्य बनाकर उन्हें कुछ अधिकार दिए गए थे। तो कनाडा सहयोगी संघवाद का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद के रूप में परिभाषित करता है? तो ऑप्शन है मॉरिस जोन्स, केसी वीयर, लिविंगस्टोन या ग्रेनविल ऑस्टिन। सही उत्तर ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद के रूप में परिभाषित किया है। इसके अनुसार भारत में प्रबल केंद्रीय सरकार है, फिर भी इसका परिणाम ये नहीं कि प्रांतीय सरकारें कमजोर होकर केंद्रीय राजनीति के प्रशासनिक अभिकरण मात्र ही बन जाएं।
अगला प्रश्न है संघात्मक सरकार के सफल संगठन के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो आपसे पूछा गया है कि संघात्मक सरकार के सफल संगठन के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं। तो सही उत्तर देखिए, यहाँ पर आवश्यक शर्तों की बात कर रहा है। भौगोलिक समीपता, सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं में समानता, केंद्र राज्य समन्वय या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी। दोस्तों, संघात्मक सरकार के सफल संगठन के लिए भौगोलिक समीपता, सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं में समानता और केंद्र राज्य समन्वय उसकी पूर्व शर्तों में शामिल है। केसी वियर ने अपनी पुस्तक फेडरल गवर्नमेंट में जो शर्तें संघात्मक व्यवस्था की स्थापना के लिए उत्तरदायी माना है, उसमें सैनिक सुरक्षा की भावना, आर्थिक लाभ की आशा, राजनीतिक संस्थाओं में समानता, विदेशी शक्तियों से स्वतंत्र रहने की इच्छा और विभिन्न राजनीतिक इकाइयों में राजनीतिक मेलजोल का होना जो है इसकी आवश्यक शर्त माना है संघात्मक व्यवस्था की स्थापना के लिए। अगला प्रश्न है भारतीय और अमेरिकी संघवाद में जिस एक बिंदु पर समानता पाई जाती है वो कौन सा है। तो ये है केंद्र और राज्य के बीच विवाद होने पर सर्वोच्च न्यायालय का पंचायत करना। ये भारतीय और अमेरिकी संघवाद में समानता के बिंदु हैं। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होना, अवशिष्ट शक्तियां राज्य के पास होना, कुछ विषयों में समवर्ती अधिकार होना, ये जो प्रावधान है भारतीय और अमेरिकी संघ में अलग अलग हैं, लेकिन भारतीय और अमेरिकी दोनों संघवाद में केंद्र और राज्य के मध्य विवाद होने पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उसे सुलझाया जाता है। इसलिए भारतीय संघवाद को अमेरिकी संघवाद के निकट इस तथ्य पर माना जाता है। पूर्ण विकसित संघात्मक शासन प्रणाली में 3 विशेषताएं अनिवार्यतः पाई जाती हैं। संविधान की सर्वोच्चता, संघीय सरकार और संघ की इकाइयों के मध्य शक्तियों का वितरण और सबसे महत्वपूर्ण एक सर्वोच्च न्यायिक सत्ता का अस्तित्व, ताकि संघ और उसकी इकाइयों के बीच कोई विवाद पैदा होने पर वो उसका समाधान कर सके। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि किसने भारतीय संघवाद को सौदेबाजी का संघ कहा है। तो उत्तर है मॉरिस जोन्स। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों याद रखिएगा, मॉरिस जोन्स ने अपनी कृति इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में कहा है कि भारतीय संघ व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र तथा राज्य सरकार विधि निर्माण का कार्य अपने क्षेत्राधिकार में रखती हैं। इसके सफलतापूर्वक संचालन के लिए केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों के कानूनी अधिकारों में सामंजस्य अत्यंत आवश्यक हो जाता है और इसी प्रक्रम में दोनों के बीच सौदेबाजी भी चलती रहती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश का संविधान एक संघीय दृष्टांत का नहीं है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और ग्रेट ब्रिटेन। तो सही उत्तर ग्रेट ब्रिटेन। दोस्तों ग्रेट ब्रिटेन में एकात्मक शासन प्रणाली है और ब्रिटेन में समस्त शक्तियां केंद्र में निहित हैं। इसके विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और भारत में संघात्मक शासन प्रणाली का अस्तित्व है। अगला प्रश्न है भारतीय संघवाद के उदाहरण को सर्वोत्कृष्ट किस नाम से विश्लेषित किया जा सकता है। ऑप्शन है विशुद्ध संघवाद, शास्त्रीय संघवाद, अर्ध संघवाद या प्राचीनतम संघवाद। तो सही उत्तर ऑप्शन सी अर्ध संघवाद। भारतीय संघवाद को अर्ध संघवाद के रूप में विश्लेषित किया जाता है। केसी वियर ने अपनी पुस्तक मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस में भारतीय संघवाद को अर्ध संघी प्रणाली कहा है। उच्चतम न्यायालय में भी कई वादों में हमारे संविधान को परिसंघी बताया है। केशवानंद भारतीयवाद में परिसंघी संरचना को आधारभूत ढांचा माना गया है और 1983 में गठित सरकारिया आयोग ने भी भारतीय संविधान को परिसंघी माना है। तो भारतीय संविधान परिसंघी यानी अर्ध संघी क्वासी फेडरल है और प्राचीनतम संघवाद का उदाहरण अमेरिका में मिलता है और वो संघवाद की जननी है। अगला प्रश्न एक महत्वपूर्ण कथन है, आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान सहायक एकात्मक विशेषताओं सहित एक संघी राज्य की स्थापना के स्थान पर सहायक संघी विशेषताओं सहित एक एकात्मक राज्य की स्थापना करता है। ये कथन किसका है? तो ये केसी वियर का कथन है। दोस्तों भारतीय संविधान केंद्राभिमुख संविधान है
और इसी संदर्भ में के.सी. वियर का कहना है कि भारतीय संविधान सहायक एकात्मक विशेषताओं सहित एक संघीय राज्य की स्थापना के स्थान पर सहायक संघीय विशेषताओं सहित एक एकात्मक राज्य की स्थापना करता है। इसी तरह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि भारतीय संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। अगला प्रश्न है, कौन एक भारतीय संघीय व्यवस्था का लक्षण नहीं है, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संघीय व्यवस्था का लक्षण नहीं। शक्तियों का विभाजन, राष्ट्रपति का नेतृत्व, एक लिखित संविधान और स्वतंत्र न्यायपालिका। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति का नेतृत्व भारत में नहीं पाया जाता है। भारतीय संघीय व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता और इसके अलावा द्विसदनीयता शामिल है। राष्ट्रपति का नेतृत्व किसी भी शासन प्रणाली में संभव है, चाहे वो एकात्मक हो या संघात्मक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक देश में एकात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, आपको बताना है। फ्रांस, चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो सही उत्तर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में एकात्मक शासन व्यवस्था नहीं बल्कि संघात्मक व्यवस्था है। संघात्मक शासन वाले राज्य जो हैं, देश हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, भारत, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, और एकात्मक शासन व्यवस्था ब्रिटेन, फ्रांस और चीन आदि में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अध्यक्षीय सरकार की विशेषता है। एकल न्यायिक विशेषता, संविधान, सरकार का संघीय व्यवस्था, शक्तियों का पृथक्करण या शक्तियों का विभाजन। तो आप जानते हैं सेपरेशन ऑफ पावर यानी शक्तियों का पृथक्करण जो है ये अध्यक्षात्मक सरकार या राष्ट्रपति शासन की प्रमुख विशेषता है। एक विचारक हैं बेजहाट। बेजहाट के अनुसार व्यवस्थापिका और कार्यपालिका शक्तियों का एक दूसरे से स्वतंत्र होना अध्यक्षात्मक शासन का विशेष लक्षण है और इन दोनों का एक दूसरे से संयोग और घनिष्ठता संसदीय शासन का लक्षण है। प्रोफेसर गार्नर ने अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को परिभाषित करते हुए कहा है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली वह है जिसमें कार्यपालिका यानी राज्याध्यक्ष और उसके मंत्रीगण संवैधानिक रूप से अपने कार्यकाल के संबंध में और अपनी नीतियों के संबंध में व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होते हैं। इस प्रकार की प्रणाली में राज्याध्यक्ष नाम मात्र का कार्यपालक नहीं होता है बल्कि वास्तविक अधिशासक होता है और वह कानून द्वारा प्राप्त शक्तियों का वास्तविक रूप में प्रयोग करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका अध्यक्षीय शासन प्रणाली का जन्मदाता और सर्वोत्तम उदाहरण है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। कैबिनेट शासन प्रणाली ये सामूहिक उत्तरदायित्व, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली शक्ति पृथक्करण, संघात्मक शासन प्रणाली शक्ति विभाजन और एकात्मक शासन प्रणाली शक्तियों का संकेंद्रण। तो सही उत्तर 2, 1, 4, 3 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में संसदीय और अध्यक्षीय तरह की सरकारों का मिश्रण विद्यमान है। ऑप्शन है ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका या चीन में। तो सही उत्तर फ्रांस में, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। आप जान लीजिए, जनरल डी गाल द्वारा निर्मित फ्रांसीसी संविधान जो 4 अक्टूबर 1958 से लागू हुआ वो फ्रांस के पंचम गणराज्य का संविधान कहलाता है। इसमें संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों में समन्वय स्थापित करके अपनाया गया है। एक ओर जहां राष्ट्रपति को शासन का केंद्र बनाया गया है और उसे असाधारण शक्ति दी गई है, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को भी व्यवस्था है, इनकी भी व्यवस्था है जो राष्ट्रीय सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही युग्म नहीं है। ब्रिटेन में एकात्मक शासन सही है, अमेरिका में एकात्मक नहीं बल्कि संघात्मक शासन, ऑस्ट्रेलिया में संघात्मक सही है और भारत में संघात्मक। तो याद रखिएगा, अमेरिका में संघात्मक शासन प्रणाली है न कि एकात्मक, और अमेरिका को आधुनिक संघवाद का जनक भी माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संघ राज्य पद्धति का सार है कि वह केंद्र और राज्यों के बीच द्विमार्गी यातायात है जो थोड़ी सी पारस्परिकता और सामंजस्य चाहता है। यदि ऐसी संघ व्यवस्था है तो उसे क्या कहा जाएगा।
तो सही उत्तर है यदि ऐसी संघ व्यवस्था है तो उसे सहकारी संघवाद कहा जाएगा। अगला प्रश्न है, जो विचारक राज्य को संघों का संघ मानते हैं यानी एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशंस, उन्हें क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर है उन्हें प्लूरलिज्म या प्लूरलिस्ट थिंकर या बहुलवादी कहा जाता है। बहुलवादी विचारक राज्य को संघों का संघ मानते हैं। 20वीं शताब्दी में बहुलवाद का उदय संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत के विरुद्ध प्रतिक्रिया से हुआ और बहुलवादियों के अनुसार राज्य कितना भी गरिमामय और शक्तिशाली हो परंतु वह समाज की अनेक संस्थाओं में से एक है। बहुलवादी न तो अराजकतावादियों व श्रमाधिपत्यवादियों की भांति राज्य का अंत चाहते हैं, न ही वे राज्य को सर्वशक्तिशाली रूप में स्वीकारते हैं। वे राज्य में सत्ता के केंद्रीकरण के विरुद्ध हैं और बहुलवादी राज्य और समाज को पर्यायवाची नहीं मानते। इनके अनुसार राज्य समाज का एक समुदाय है, इसलिए संप्रभुता में समाज के अन्य समुदायों की भी सहभागिता होनी चाहिए। और लास्की के अनुसार चूंकि समाज का स्वरूप संघात्मक है इसलिए सत्ता का स्वरूप भी संघात्मक होना चाहिए। अगला प्रश्न है, राज्य संघों का एक संघ है, किसने कहा है? तो सही उत्तर ये कथन अरस्तु का है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अरस्तु के अनुसार सबसे पहले परिवार का, उसके बाद ग्राम का और अंत में राज्य का विकास हुआ। अरस्तु राज्य को सर्वोच्च समुदाय मानता है। उसके अनुसार व्यक्ति के सभी उद्देश्य राज्य में पूरे होते हैं, इसलिए राज्य विभिन्न प्रकार के समुदायों के ऊपर समुदाय है। इसमें अन्य सब समुदाय समाये हुए हैं। राज्य इसलिए सर्वोच्च है क्योंकि इसमें व्यक्ति के सभी हितों की पूर्ति होती है। और हाब्स ने अपने ग्रंथ लेवियाथन के दूसरे अध्याय ऑफ द कॉमनवेल्थ में राज्य की चर्चा की है, जिसमें उसने अविभाजित सत्ता का समर्थन किया है यानी संप्रभुता संपन्न राज्य की वकालत की है। लाक अपने ग्रंथ शासन पर 2 निबंध के माध्यम से संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना करता है। उसका शासक जनता के प्रति उत्तरदायी है, किसी समुदाय या संघ के प्रति नहीं, जबकि बहुलवादी विचारक राज्य को संघों का संघ मानते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्की के अनुसार चूंकि समाज का स्वरूप संघात्मक है इसलिए सत्ता भी संघात्मक होनी चाहिए, ये लास्की का कहना है। और लास्की के अनुसार जैव दैवी राज्य का विचार चल गया, वैसे ही संप्रभुता भी समाप्त हो जाएगी। यदि संप्रभुता का सारा विचार सदैव के लिए समाप्त कर दिया जाए तो राजनीति विज्ञान के प्रति यह बहुत बड़ी सेवा होगी, ये लास्की का कथन है। तो इस तरह से लास्की राज्य को सभी समुदायों के समान एक समुदाय मात्र मानते हैं। और देखिए, राज्य परिवार और ग्रामों का एक संघ है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण तथा आत्मनिर्भर जीवन की स्थापना है। ये अरस्तु का कथन है और अरस्तु ने राज्य को संघों का संघ कहा है। संघीय व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पूरी तरह उचित और व्यवहारिक संवैधानिक प्रावधानों के जरिए संघ में शामिल होने वाले इकाई राज्यों की एक निश्चित सीमा तक स्वायत्तता की गारंटी है। अगला प्रश्न है, किस संविदावादी विचारक ने प्राकृतिक अवस्था का चित्रण शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहायता और सुरक्षा की अवस्था के रूप में किया है? तो आप सभी जानते हैं ये विचार जॉन लॉक का है। सामाजिक समझौता सिद्धांत के विचारक लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहायता और सुरक्षा की अवस्था है। और सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले ग्रीक के सोफिस्ट विचारकों ने किया। इन्होंने राज्य को एक कृत्रिम और मानव निर्मित संस्था और मनुष्यों के मध्य हुए समझौते का फल माना तथा राज्य की दैवीय उत्पत्ति का खंडन किया। और हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी, निर्मम था। उसका जीवन एकाकी, दीनहीन, घृणित, पाशविक तथा क्षणभंगुर था। और रूसो के अनुसार प्राकृतिक दशा में मनुष्य सर्वथा सरल, समानतापूर्ण और सुखमय जीवन बिताता था। तो इस तरह से तीनों ही विचारकों के प्राकृतिक अवस्था के चित्रण पर अलग अलग राय हैं। अगला प्रश्न और संघवाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये आखिरी प्रश्न है कि अमेरिकी संविधान में बिल ऑफ राइट्स किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो ऑप्शन है 13वां, 14वां, 15वां या प्रथम 10। तो सही उत्तर प्रथम 10 संशोधन। 1789 में परिवर्तित मूल अमेरिकी संविधान में कोई पृथक अधिकार पत्र शामिल नहीं था, लेकिन जनता की मांग पर 1791 में संविधान में 10 संशोधन हुए जिसमें नागरिकों के अधिकारों का उल्लेख किया गया और इन्हीं संशोधनों के सामूहिक रूप को अधिकार पत्र या बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। नागरिक शास्त्र और राजनीति विज्ञान से आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित टीजीटी, पीजीटी परीक्षा तथा बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।